फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे जून फर्स्ट वीक 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। जून फर्स्ट वीक से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन रहे थे उन सभी को ये इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हर महीने के वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को लेकर आता हूं। और डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन भी इस चैनल पर कराया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। हर क्वेश्चंस को से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी बताऊंगा, तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है कि 1 जून 2021 को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से बताना है कि किसने की है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका याद रखना बी हो जाएगा, बी, एस जयशंकर। 1 जून 2021 को ब्रिक्स देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो एस जयशंकर ने की। अब एस जयशंकर ने की, तो इनके बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या है कि भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है सन 2021 में। इसी क्रम में विदेश मंत्रियों की बैठक होती है, इसकी अध्यक्षता एस जयशंकर ने की है। एस जयशंकर कौन है? तो याद रखना ये भारत के विदेश मंत्री हैं। ये ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की 15वीं वर्षगांठ है। ये ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की कौन सी वर्षगांठ है पूछ सकता है, तो 15वीं वर्षगांठ है। पहली बार जो बैठक थी वो सन 2006 में हुई थी। और ब्रिक्स में 5 देश हैं, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, रूस, भारत, चीन। सन 2001 में जिम ओनिल ने पहली बार इसकी संकल्पना पेश की थी। अगर पूछे कि ब्रिक्स की पहली बैठक कब होता है, तो सन 2009 में होता है, इसे याद रखना। रूस में होती है, 2009 में रूस में होती है इसकी पहली बैठक। और सन 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ। सन 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था। सन 2020 में इसकी 12वीं बैठक जो है रूस में हुई थी। और सन 2021 की 13वीं बैठक भारत में होगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में पहली बार मिले कोरोना वायरस के B.1.617.2 वेरिएंट को क्या नाम दिया है? तो इसे क्या नाम दिया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखना, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में पहली बार मिले कोरोना वायरस के B.1.617.2 वेरिएंट को क्या नाम दिया है? तो इसे क्या नाम दिया है? तो इसे याद रखना, डेल्टा। इसको नाम दिया है डेल्टा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डेल्टा नाम दिया है, डेल्टा। अब ये डेल्टा दिया है तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो याद रखना कि B.1.617.2 ये वेरिएंट है जो दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इस वेरिएंट का नाम डेल्टा है। दूसरा वेरिएंट इसी पर है, तो दूसरा का याद रखना कि वो है B.1. दूसरा याद रखना कि दूसरा वेरिएंट जो है इसका होगा B.1.617.1। तो यहाँ पर 1 रहेगा। दूसरा जो वेरिएंट है इसका यहाँ पर सिर्फ 1 रहेगा। इतना याद रखना कि दूसरा वेरिएंट है B.1.617.1। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम कप्पा है। इसका नाम भी याद रखना, कप्पा, ये दूसरे वेरिएंट का। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चंस के साथ। डेल्टा इसमें याद रखना। अगला क्वेश्चन है 1 जून 2021 को 1 जून
2021 को किसने असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो 21वें महानिदेशक के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है असम राइफल में? तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कौन ने ग्रहण किया? ये 4 ऑप्शन आपके सामने इनमें से बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बताइए? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट याद रखना डी हो जाएगा, प्रदीप चंद्रन नायर। 21वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है प्रदीप चंद्रन नायर ने ग्रहण किया। अब प्रदीप चंद्रन नायर ने ग्रहण किया तो असम राइफल जो है ये पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी है। इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। उस समय इसका नाम कछार लेबी था। उस समय जो है इसका नाम क्या था? कछार लेबी। और 1917 में इसका नाम चेंज होकर अब हो गया है असम राइफल्स। अगर पूछे भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन है तो असम राइफल्स है। इसका मुख्यालय याद रखना शिलांग है। शिलांग में स्थित है इसका मुख्यालय और शिलांग मेघालय की राजधानी है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतवर्ष तेलंगाना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो तेलंगाना का स्थापना दिवस भारतवर्ष कब मनाया जाता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसका याद रखना सी हो जाएगा, 2 जून। भारतवर्ष तेलंगाना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 जून। तो सन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से ये अलग हो गया तेलंगाना, और 1953 में आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। ये भी पूछता है कि भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य आंध्र प्रदेश था जो कि भाषाई आधार पर अलग होने वाला था। और 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया। भाषाई आधार पर 1956 में कहा गया कि तेलंगाना की सुरक्षा की जिम्मेदारी आंध्र प्रदेश की होगी और तेलंगाना की राजधानी याद रखना हैदराबाद है। और सन 1956 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य कौन सा समझौता हुआ? तो ये समझौता याद रखना जेंटलमैन समझौता। कौन सा? तो जेंटलमैन समझौता हुआ। तो इसे याद रखना, इतना फैक्ट इस क्वेश्चन से। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तो अगला क्वेश्चन आपका है, ये आपके स्क्रीन के सामने है। तो 31 मई 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से बताना है कि NHRC के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है। तो किसे की गई है कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बताइए कमेंट करके। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी याद रखना, ये नियुक्त किया गया है अरुण कुमार मिश्रा को। अरुण कुमार मिश्रा को याद रखना कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त करने की घोषणा की गई है। तो अब जान लेते हैं इनके बारे में इसका पूरा डिटेल में। तो NHRC ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया। और 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो मानवाधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को। और 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया। NHRC रंगनाथन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। यानी NHRC की जो है स्थापना हुई थी किसकी सिफारिश पर? तो इनकी ये सिफारिश
रंगनाथ आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। यह एक संवैधानिक आयोग नहीं है। ये भी पूछ सकता है कि क्या ये एक संवैधानिक आयोग है, तो नहीं, ये संवैधानिक आयोग नहीं है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का कार्यकाल 3 वर्ष 70 वर्ष की आयु तक होता है। और ये भी याद रखना कि NHRC में कौन कौन शामिल होते हैं, तो याद रखना प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर होते हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता होता है। इसमें राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, सभापति नहीं होते हैं, याद रखना। इसमें उपसभापति होते हैं, सभापति नहीं होते हैं। इसमें सभापति इसलिए नहीं होते हैं, अगर क्यों नहीं होते हैं तो सभापति इसलिए नहीं होते हैं, याद रखना, क्योंकि सभापति जो है ये उपराष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसीलिए इसमें सभापति शामिल नहीं होता, उपसभापति शामिल होता है और साथ में गृह मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। तो इतना फैक्ट याद रखना इस क्वेश्चन से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर है 6। 31 मई 2021 को किसने वर्ष 2021 से 22 के लिए सन 2021 से सन 2022 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? सन 2021 31 मई 2021 को किसने वर्ष 2021 से 22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो किसने ग्रहण किया? इनका ये 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका याद रखना ए हो जाएगा, TB नरेंद्रन ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है TB नरेंद्रन ने। अब TB नरेंद्रन ने पदभार ग्रहण किया तो भारतीय उद्योग परिसंघ को हम कहते हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ CII को कहते हैं CII को हम कहते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ। और इसकी स्थापना याद रखना 1895 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसमें अध्यक्ष उदय कोटक इसमें अध्यक्ष हैं। वर्तमान में TB नरेंद्रन बन चुके हैं, इस समय जो है बन चुके हैं कौन? TB नरेंद्रन बन चुके हैं, इनको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, ये भी याद रखना। और इसमें अध्यक्ष उदय कोटक थे, पर इस समय जो है TB नरेंद्रन बन चुके हैं। और इसमें ऑप्शन नंबर बी याद रखना, ये क्या है? CVS रमन। तो CVS रमन क्या है? ऑप्शन नंबर बी में बताइए। तो CVS रमन जो है कौन है? तो याद रखना ये सिडबी बैंक के अध्यक्ष हैं, सिडबी बैंक के अध्यक्ष। ये क्या है? तो इन्हें याद रखना, ये सिडबी बैंक के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर बी भी याद रखना कि CVS रमन कौन है? तो सिडबी बैंक के अध्यक्ष हैं। और ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा? ये क्या है? दिनेश कुमार खारा। तो दिनेश कुमार खारा को याद रखना, ये दिनेश कुमार खारा ये चेयरमैन हैं किसके? तो SBI बैंक के चेयरमैन हैं। और SBI का पुराना नाम इंपीरियल बैंक था। इसका पहले नाम जो है पुराना नाम इंपीरियल बैंक था, अब SBI इसका नाम है। SBI का पुराना नाम इंपीरियल बैंक था। और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी गोविंद चिंतालू क्या थे? गोविंद चिंतालू। ऑप्शन नंबर डी बताइए, इसमें ये क्या थे? गोविंद चिंतालू क्या थे? इनके बारे में बताइए। तो गोविंद चिंतालू नाबार्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। गोविंद चिंतालू जो है ये नाबार्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, याद रखना गोविंद चिंतालू। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। 2 जून 2021 को इजरायली संसद ने किसे देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना है? तो इजरायली संसद ने किसे देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना है? इनका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 इन्हें बताइए कमेंट करके
कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखना इसाक हरजोग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसाक हरजोग जो है ये इजरायली संसद ने किसे देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना है, तो 11वें राष्ट्रपति के रूप में इसाक हरजोग को चुना है। इसाक हरजोग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारतीय उद्योग पर इसाक हरजोग, अब जो है इसाक हरजोग तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि इजराइल जो है एक मात्र यहूदी देश है और पूछा जाता है कि यहूदी के पूजा स्थल को क्या कहते हैं, तो सिनागोग कहते हैं, सिनागोग। इजराइल की संसद का नाम क्या है, तो नेसेट है। और इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, तो ये नेफ्टाली बनेंगे। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, तो नेफ्टाली। नेफ्टाली को याद रखना, नेफ्टाली ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री बनेंगे, नेफ्टाली, इन्हें भी याद रखना। अगर पूछ ले कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, तो नेफ्ताली बेनेट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट याद रखना। और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसाक हरजोग। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है कि 2 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताना है कि जो 2 जून 2014 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करके बताइए कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर याद रखना इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, डॉक्टर पैट्रिक आमोथ। डॉक्टर पैट्रिक आमोथ को याद रखना कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो डॉक्टर पैट्रिक आमोथ को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर पैट्रिक आमोथ। तो नीति आयोग की स्थापना, तो इसके बारे में जान लेते हैं। जो है ये डॉक्टर हर्षवर्धन के स्थान पर बनाए गए हैं। ये किनके स्थान पर बनाए गए हैं, तो डॉक्टर हर्षवर्धन थे पहले ऑप्शन नंबर ए में। तो अब इनके बाद जो है डॉक्टर पैट्रिक आमोथ बनाए गए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन के स्थान पर बनाए गए हैं क्योंकि इनका 1 साल का कार्यकाल था जो समाप्त हो गया। WHO में कार्यकारी में 34 सदस्य होते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कार्यकारी में 34 सदस्य होते हैं। WHO की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल 1948 सन याद रखना। और मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है WHO के, तो डॉक्टर टेड्रोस जो हैं वर्तमान में WHO के अध्यक्ष हैं। WHO के डॉक्टर टेड्रोस जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अनिल सोनी इसके पहले CEO हैं। अनिल सोनी इसके पहले CEO हैं। ये भी अगर पूछ सकता है पहले CEO कौन है इसके, तो अनिल सोनी। और WHO में 194 सदस्य हैं। कितने सदस्य पूछ सकता है, तो वह 194 सदस्य हैं, 194। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर पैट्रिक आमोथ। अगला क्वेश्चन से 3 जून 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 SDG इंडिया इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। तो इसमें ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इसे बताना है कि कौन राज्य शीर्ष पर रहा। तो इसे याद रखना केरल हो जाएगा। 3 जून 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 SDG इंडिया इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, तो केरल राज्य जो है इसमें शीर्ष पर रहा। तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में होती है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। अमिताभ कांत जो है इसके CEO हैं। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखना ये जो है सहकारी संघवाद सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका मतलब है कि केंद्र नीति निर्माण में राज्यों का साथ लेकर चलेगी। केंद्र नीति निर्माण में जो है राज्यों का साथ लेकर चलेगी। SDG इंडेक्स में
केरल राज्य शीर्ष पर है, जो इसमें जो है केरल शीर्ष पर है। सबसे खराब स्थिति इसमें जो है ये बिहार का है। एसडीजी का कुल जो फुल फॉर्म याद रखना है इसका। एसडीजी का फुल फॉर्म होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, केरल। अगला क्वेश्चन है 2 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से बताना है कि किसे सम्मानित किया गया है। कमेंट करके बताइए। ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से बताइए कौन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखना, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी याद रखना, डेविड डायोप। डेविड डायोप इनका करेक्ट आंसर याद रखना, डेविड डायोप। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो डेविड डायोप को सम्मानित किया गया, डेविड डायोप को। डेविड डायोप ने इसे जीता है। 50,000 पाउंड रुपया इसमें मिलेगा और ये पुरस्कार 2005 में स्टार्ट हुआ था। किसके लिए मिला ये पुरस्कार, अगर पूछ ले कि किसके लिए पुरस्कार मिला तो याद रखना है एट नाइट ब्लड इज ब्लैक। ये बुक है एट नाइट ब्लड इज ब्लैक। ये बुक के लिए मिला ये पुरस्कार और पहले विश्व युद्ध के अनुभव पर आधारित है। ये बुक जो है किस पर आधारित है, तो इस बुक को याद रखना, ये बुक विश्व युद्ध के अनुभव पर आधारित है और पहले विश्व युद्ध के अनुभव पर आधारित है। डेविड डायोप फ्रांस के हैं, ये जो है ये कहाँ के हैं, तो डेविड डायोप ये फ्रांस के हैं। पिछले साल ये पुरस्कार मारिके लुकास रिजनेबेल्ड को मिला था। ये पिछले साल जो है पुरस्कार किसे मिला, तो मारिके लुकास रिजनेबेल्ड को मिला और जो है नीदरलैंड की रहने वाली हैं। ये कहाँ के हैं, तो जो नीदरलैंड के रहने वाले हैं। और किस बुक के लिए इनको मिला था, तो इनका याद रखना, ये मिला था इनको द डिस्कम्फर्ट ऑफ एवनिंग, द डिस्कम्फर्ट ऑफ एवनिंग बुक के लिए मिला था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डेविड डायोप। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेंड, ये जून के फर्स्ट वीक से जो सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के थे, सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर चैनल पर नए हो, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। इस चैनल से आपको इससे और लाभ मिलेगा। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर